जो देश कभी ताकतवर था, अब उसे सामान चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनिया से जुड़ने के लिए रास्ता चाहिए था। वो रास्ता बना यूएई, वो रास्ता बना दुबई। लेकिन फिर भी वो मुल्क किसी तरह जिंदा रहा, सांस लेता रहा, खाता रहा, बेचता रहा, कमाता रहा। आखिर कैसे? क्योंकि उसके ठीक पड़ोस में एक ऐसा दरवाजा खुला हुआ था जिसे होकर उसकी हर एक जरूरत की चीज ईरान तक पहुंचती थी। तो क्या इस जंग में ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी? और क्या ईरान पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार हुआ है यूएई की तरफ से? और क्या अभी भी वक्त है कि ईरान अभी भी इस रिश्ते को फिर से ठीक कर सकता है अगर उसे अमेरिका से लंबी लड़ाई लड़नी? कहानी दो दोस्तों की जो अब दुश्मनी में बदलती दिख रही है, जो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहां तक अंदाजा लगाया जाए। दुनिया की सख्त पाबंदियों के बीच भी ईरान के लिए वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन 19 अगस्त 2026 को वो दरवाजा बंद हो गया। ना किसी जंग का ऐलान हुआ, ना किसी फौज ने कूच किया, बस कागज पर लिखा गया एक फैसला, और उस एक फैसले ने तेहरान की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। तो सवाल कि आखिर वो कौन सा दरवाजा था जिसके सहारे ईरान सर्वाइव कर रहा था, और उसे बंद क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? इस पूरे मामले को समझने के लिए इस कहानी को कड़ी दर कड़ी, सिलसिलेवार तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 18 अगस्त की रात खाड़ी में अचानक सायरन गूंजने लगे। महीनों बाद यूएई के आसमान में फिर से वो अलार्म बजा जो लोगों को घरों से निकलकर बंकरों और सेफ जोन की तरफ भागने पर मजबूर कर रहा था। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समंदरी इलाके के बाहर जाकर गिरी, तो दूसरी सीधे उसके अपने टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ धमकी। किसी जनहानि की खबर नहीं थी, लेकिन यूएई के आकलन में एक बात साफ थी कि इन मिसाइलों का असली निशाना था खाड़ी से गुजरने वाला समंदरी यातायात, यानी वो जहाज जो दुनिया भर में तेल और सामान ढोते हैं, जो खाड़ी देशों तक जरूरी सामान लेकर आते हैं। कुछ ही घंटों में यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया जिसमें साफ इशारा था कि इलाके की शांति को कमजोर करने वाली हरकतों पर अब और चुप्पी नहीं साधी जा सकती। इसे ठोस कार्रवाई से जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। और यही वो रात थी जो अगले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली थी। यूएई ने एक तरह से तीसरी आंख खोल दी है। ईरान पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ईरान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। यूएई ने पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया है ईरान पर, एम्बार्गो लागू कर दिया है। एक तिनका तक का व्यापार नहीं होगा ईरान के साथ। तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। अमेरिकी प्रतिबंध भी इस फैसले के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। एक्शन की बड़ी वजह यूएई सीमा में दागी गई थी 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल हमले के बाद यूएई ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। हालांकि ईरान ने हमले से पल्ला झाड़ते हुए खुद को बेगुनाह बताया। यूएई ने तेहरान का हर बहानेबाजी का दावा भी खारिज कर दिया है। इसे हो क्या सकता है? अगर यूएई एम्बार्गो ईरान पर लगा रहा है तो यह ईरान के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चोट हो सकती है, एक्सपर्ट्स का दावा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा और घातक असर हो सकता है। लेकिन यूएई का सब्र क्यों जवाब दे दिया गया? क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने यूएई को निशाना बनाया। जंग के शुरुआती 1.5 महीने में ही ईरान ने गल्फ क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी थी, जिसमें सबसे ज्यादा चोट यूएई को पहुंची थी। आंकड़ों की माने तो ईरान ने यूएई की तरफ 530 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 क्रूज मिसाइलें और 2200 से अधिक घातक ड्रोन दागे हैं अभी तक। हालांकि तेहरान का दावा है कि केवल वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अटैक कर रहा है, निशाना बना रहा है। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए थे, उसके मलबे ने यूएई की नागरिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दुबई का ऐतिहासिक जेबेल अली पोर्ट, आबू धाबी का मुसफ्फा फ्यूल टर्मिनल, फुजैरा ऑयल डिपो और यहां तक कि बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरानी हमलों की जद में आ चुके हैं।
खबर है कि इन हमलों में यूएई के 15 आम नागरिकों की जान गई, 246 लोग घायल हो गए और ऐसे में यूएई के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। खाड़ी जंग से ईरानी हमले में यूएई की तबाही के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कुल 15 लोग मारे गए, जिसमें 13 नागरिक और 2 सैनिक, भारत, पाक, नेपाल और मिस्र के निवासी भी शामिल हैं। कुल 230 से ज्यादा लोग घायल हुए। हवाई रक्षा खर्च भारी भरकम हो गया यूएई के लिए। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से 3000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 551 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया गया, 2263 से ज्यादा ड्रोन्स को नाकाम किया गया, जिसमें थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और यूएई को $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़े। इतना ही नहीं, बुनियादी ढांचे पर भी चोट हुई। हवाई अड्डे, दुबई और जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है मिडिल ईस्ट का, एशिया का, वो प्रभावित हुए। होटल को आप ले लीजिए, बुर्ज अरब और द पाम फेयरमोंट में अटैक हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। फुजैरा पोर्ट और एडीएनओसी तेल टैंकर्स पर हमला किया गया। आर्थिक झटका अगर आप देखें तो शेयर बाजार में तकरीबन $120 बिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दुबई का पर्यटन डिपार्टमेंट, टूरिज्म, जो बहुत फेमस है, आप में से कई लोग हो सकता है कि वहां से होके आ भी चुके होंगे, होटल की ऑक्यूपेंसी 80% से गिरकर 10% पर रह गई। मार्च के महीने में 2.5 लाख से ज्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई है। अब जरा समझिए कि मरता क्या ना करता। इसलिए यूएई को वो फैसला लेना पड़ा जिससे ईरान को यह मैसेज जाए कि आप अपने हिसाब से किसी दूसरे देश को, इस इलाके में मौजूद देश को तबाह नहीं कर सकते। तो पॉइंट आता है कि यूएई का यह फैसला तेहरान के लिए इतना बड़ा सेटबैक क्यों है। इसके लिए ईरान को समझना होगा। पहले 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ने, चूंकि अमेरिका समर्थित सरकार को इस्लामिक क्रांति के बाद उखाड़ फेंका गया, रजा पहलवी को देश से बाहर कर दिया गया, तो अमेरिका ने ईरान पर बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। ईरान को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से निकालकर बाहर फेंक दिया, ईरान की करेंसी को नल एंड वॉइड कर दिया। और इस मुश्किल दौर में ईरान हमेशा यूएई और खासकर दुबई के रास्तों का इस्तेमाल कर इन पाबंदियों से मुकाबला करता रहा और बहुत हद तक सहूलियतें जुटाता रहा। अमेरिका चाहकर भी, चूंकि ये सारे ट्रेड मिडिल ईस्ट में होते थे, पर्शियन गल्फ में होने वाले इन ट्रेड्स की वजह से इन देशों के आदान प्रदान को अमेरिका चाहकर भी पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता था। आंकड़ों को देखें तो यूएई और ईरान के बीच हर साल अरबों डॉलर का लीगल व्यापार भी हुआ। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में दोनों देशों के बीच 6.2 अरब डॉलर का कारोबार दर्ज किया गया। इसमें यूएई ने अकेले 5.8 अरब डॉलर का सामान ईरान को बेचा। ईरान की अपनी जनता, आम जनता, अपनी बुनियादी जरूरत, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंबाकू, ड्राई फ्रूट्स और भी कई तरह के सामानों के लिए पूरी तरीके से यूएई पर डिपेंड करते हैं। मई 2024 में ही दोनों देशों ने ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में हाथ मिलाने का एमओयू भी साइन किया, अग्रीमेंट किया। हालांकि मिसाइल कांड के बाद यूएई ने अरबों डॉलर के इस पूरे कारोबार पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया, यानी कि ईरान पर एम्बार्गो लगा दिया है। कागजी व्यापार से हटकर देखा जाए तो दुबई लंबे समय से ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करता रहा। जब भी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ने या यूरोपीय देशों ने ईरान की गर्दन को दबाने की कोशिश की, ईरान की गला दबाने की कोशिश की, तब दुबई के व्यापारियों ने माल खरीदकर सीक्रेट रास्तों से उसे ईरान पहुंचाया, ईरान के लोगों को सपोर्ट करता रहा। इतना ही नहीं, जब अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री ने ईरान पर हमले शुरू किए, जब अमेरिकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी कर दी, जब दुनिया भर के बैंकों ने ईरान से दूरी बना ली, तब भी यह रास्ता खुला रहा, यह दरवाजा खुला रहा, और वो रास्ता था दुबई का।
यही वो शहर है जहां से ईरान को उसकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाया जाता रहा। यहीं से उसका पैसा दुनिया के बाजारों तक आता जाता रहा। ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए जो आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर बचा तो वो कैसे दांव पर है, इसको आंकड़ों के जरिए जरा देख लीजिए। अब एम्बार्गो लगाने के बाद ईरान और यूएई के बीच दांव पर है $28 बिलियन का बिजनेस। सालाना व्यापार है 21 बिलियन से $28 बिलियन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों को अगर उठा लिया जाए तो यूएई नंबर 1 सप्लायर है लगातार 5 साल से। यूएई ईरान के सबसे बड़े आयात का सोर्स था। इस मामले में चीन भी पीछे रह गया। यूएई ने चीन को भी पछाड़ दिया था। आप यूएई को लाइफलाइन कह सकते हैं ईरान के लिए। कुल आयात ईरान अपनी जरूरत का 30% से अधिक अकेले यूएई से इंपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट ईरान के कुल एक्सपोर्ट का 13% हिस्सा सिर्फ यूएई को जाता था। हालिया रिकॉर्ड मार्च 2025 से जनवरी 2026 के बीच का भी हमने खंगाला। इस दरमियान भी जब ये जंग के बीच सब कुछ चल रहा था, आपको याद होगा कि पिछले साल जून में 2025 में भी अमेरिका ने हमला किया था, उस दरमियान भी यूएई ने ईरान से $15 अरब का इंपोर्ट किया। यूएई से क्या आयात करता है ईरान? इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, दूसरे तकनीकी उपकरण, मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, यांत्रिक उपकरण, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, उपभोक्ता सामान, मांस, खाद्य उत्पाद, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स, सोना, चांदी और दूसरे मूल्यवान धातु, आभूषण। ईरान क्या लेता है यूएई से? यानी कि ईरान से क्या खरीदता है यूएई? कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री, सूखे मेवे, पिस्ता, बादाम, अंगूर, अन्य ताजे फल, समुद्री उत्पाद, मछली, झींगा, खनिज निर्माण सामग्री, भवन निर्माण के पत्थर, सीमेंट, संगमरमर, बिल्डिंग स्टोन, डेयरी उत्पाद में शहद, अंडे और दूसरे खाद्य वस्तुएं भी इंपोर्ट करता है। दो देश इस इलाके में एक दूसरे को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते रहे ताकि ईरान जैसी बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान पर अमेरिकी पाबंदी लगी तो अमेरिका का मकसद था ईरान की इकोनॉमी को हमेशा के लिए तबाह कर देना, जब तक ईरान अमेरिका के चरणों में सरेंडर ना कर दे। और नतीजा यह रहा कि ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2012 के $8,000 से घटकर 2024 में सिर्फ $5,000 रह गई। ऐसे में चीन और तुर्की से भी आगे निकलकर दुबई ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक मददगार बना। ईरान के कुल सालाना आयात का 1/3 हिस्सा सीधे दुबई के रास्ते ही जाता था। इतना ही नहीं, दुबई का जेबेल अली पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित गहरा बंदरगाह है, ईरान के मालवाहक जहाजों के लिए सबसे बड़ा अड्डा था। लेकिन कहानी सिर्फ माल ढुलाई की नहीं। दुबई की असली ताकत उसका करेंसी मार्केट था। जानकार बताते हैं कि ईरान के विदेशी व्यापार के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा का करीब 80% हिस्सा दुबई के जरिए ही जाता आता रहा। सोयाबीन से लेकर इंडस्ट्रियल मशीनरी तक ईरान की जरूरी खरीद का करीब 40% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता रहा। थिंक टैंक एफडीडी के एक जानकार का कहना है कि जिसे ईरान अपना यूएई से आयात बताता रहा, उसमें बड़ा हिस्सा असल में यूएई का बना सामान था ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आया सामान दुबई के रास्ते फिर सिर्फ रीरूट होकर ईरान पहुंचता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई पर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि वहां ऐसी कंपनियां भी काम कर रही हैं जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी से जुड़े करोड़ों डॉलर के पैसों को खपाने में मदद करती हैं। अमेरिका बार बार यूएई सरकार से सख्ती बरतने की मांग करता रहा, लेकिन इतने मुश्किल समय में भी यूएई लगातार ईरान के साथ खड़ा रहा। दुबई देख लीजिए आप, ईरान आईआरजीसी की 80% फॉरेक्स लाइफलाइन है। प्रतिबंधों का तोड़ कैसे निकाला? ग्लोबल बैंकिंग से कटने के बाद दुबई बना सहारा। ईरान ने दुबई को अपनी विदेशी मुद्रा फॉरेक्स का गढ़ बनाया। इकोनॉमी वॉशिंग मशीन एक तरह से बन चुका था दुबई ईरान के लिए। दुबई के जरिए बिकता था ईरान का प्रतिबंधित तेल। तेल के बदले में वैध डॉलर और दिरहम बाहर आते थे। दुबई में फर्जी कंपनियों का जाल बनाया गया। दुबई के फ्री जोन्स में आईआरजीसी की सैकड़ों शेल कंपनियां बनाई गई और इन शेल कंपनियों के जरिए खुफिया लेन देन किया गया।
हवाला का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। पारंपरिक बैंकों को बाईपास कर सर्राफा नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया और सर्राफा नेटवर्क के जरिए अरबों डॉलर सीधे तेहरान भेजे जाते थे। मकसद क्या था? IRGC को स्ट्रेंथन करना, ईरान के प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन करना, हमास, हूती, हिजबुल्लाह तक कैश में, डॉलर में पैसा पहुंचाना। समझिए कि ईरान को मजबूत करने में यूएई का कितना बड़ा हाथ रहा। जो लोग इन दोनों देशों का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि इन दोनों के बीच का व्यापार क्या रहा है। यह कहानी बहुत पुरानी और बहुत लंबी, बहुत गहरी और बहुत उलझी हुई भी है। पहले तो यह जान लीजिए कि यूएई इतिहास में कोई एक देश था ही नहीं। तो 1971 में एक अलग देश बना। ये तो अलग अलग एमिरेट्स थे। एमिरेट्स मतलब रियासतें, जिनके शासक को अमीर कहते हैं, और अमीर से बना एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ थे 7 छोटे छोटे एमिरेट्स, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा और रास अल खैमा। ये सब ब्रिटिश राज के संरक्षण में थे, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे, ब्रिटिश हुकूमत के साए में जीते थे, जैसे एक समय में हिंदुस्तान रहा करता था। ब्रिटिश अधिकारी फैसला लेते थे और ये एमिरेट्स अपने अपने शेखों के अधीन अलग अलग चलते थे। मोती निकालने वाले मछुआरे होते थे, रेगिस्तान के लोग थे, छोटे छोटे गांव और किले थे वहां। और समुद्र के दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ था ईरान। तब का ईरान, शाह का ईरान, एक अत्याधुनिक, विकसित, ताकतवर देश ईरान, तेल की दौलत और चमकता धमकता हुआ ईरान, पश्चिमी देशों का दोस्त, न्यूक्लियर एनर्जी से लैस। ये सब 79 पहले कहानी है। आधुनिक सेना वाला ईरान, क्लीन एनर्जी वाला ईरान, दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन ईरान, आधुनिक शहरों वाला ईरान। तेहरान में ऊंची इमारतें थी, नई नई कारें थी, फैशन दिखता था, दुनिया भर के लोग नजर आते थे, बीचेस गुलजार थे, कपड़ों पर कोई पाबंदी नहीं थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान खाड़ी का सबसे पावरफुल देश था, क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा था। ईरान के सामने आबू धाबी, दुबई, ये सब वगैरह वगैरह देश कुछ भी नहीं थे, तिनके के बराबर थे। उनके यहां तेल भी ईरान के बहुत बाद में निकला था, तो वो भी आधुनिक बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ईरान इस दौर में बहुत आगे था। 1971 में अंग्रेज वहां से जाने लगे और इन एमिरेट्स को आजादी मिलने वाली थी। ईरान और इनके बीच में समुद्र में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 टापू, जिन पर ईरान पहले से अपना हक जताता था, लेकिन ब्रिटेन की सेना थी तो वो वहां उनको फटकने नहीं देती। अबू मूसा, ग्रेटर ट्यूनब और लेसर ट्यूनब, ये तीनों छोटे द्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बीच हैं। तो जब 1971 में ब्रिटिश सेना वापस जा रही थी, एमिरेट्स फ्री होने वाले थे, ठीक उसी समय ईरान ने इन 3 टापुओं पर कब्जा कर लिया। शारजा और रास अल खैमा इन द्वीपों को अपना मानते थे। वहां अरबी लोग रहते थे, मछली पकड़ते थे, मोती निकालते थे, लेकिन ईरान का कहना था कि ये इलाके उसके हैं, हमेशा से उसके थे, क्योंकि प्राचीन फारसी साम्राज्य का ये इलाका हुआ करता था। टाइमलाइन देख लीजिए आप। 1971 जब ईरान ने यूएई के द्वीप छीन लिए, 1970 का दशक खाड़ी का सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर देश हुआ करता था ईरान। एमिरेट्स की हैसियत तब ईरान के सामने कुछ नहीं हुआ करती थी। 1971 में ब्रिटिश सेना की विदाई हुई, एमिरेट्स को आजादी मिली। समंदर के बीच अबू मूसा, ग्रेटर ट्यूनब और लेसर ट्यूनब, तीनों टापू ब्रिटिश सेना के हटने के बाद ईरान के कब्जे में आ गए। फिर 7 एमिरेट्स ने मिलकर एक देश बनाने का फैसला किया कि हम अलग अलग क्यों रहें, हम एक साथ रहेंगे। तब वजूद में आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन यूएई को बर्दाश्त करना पड़ा। ईरान ने 3 टापुओं को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि ईरान का दावा था और ईरान उस वक्त बहुत ताकतवर था, उससे लोहा लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। अमेरिकी समर्थित शाह रजा पहलवी को हटा दिया गया और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। आयतुल्ला खुमैनी शासन में आए और जिस तरह से तख्ता पलट किया गया,
ईरान के डिप्लोमेट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। 400 से ज्यादा दिन तक अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका ने बहुत कड़े सैंक्शंस इंपोज किए। अमेरिका गुस्से से पागल हो गया और उसने ईरान को तबाह करने की कसम खा ली कि ईरान जब तक घुटने नहीं टेकेगा, जब तक अमेरिका के चरणों में नहीं गिरेगा, ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? ईरान दुनिया से कटने लगा, प्रतिबंध लगने लगे। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो पूरा यूरोप सैंक्शंस की पाड़ लेकर आ गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।